आज सोने में काफ़ी गिरावट दिख रही है। करीब करीब 400-500 रुपए तक की गिरावट यहाँ पर भी दिख रही है। चांदी भी कमज़ोर है। कच्चा तेल हालांकि सुस्त है। तो नॉन एग्री मार्केट में अगर आज देखें तो क्रूड में छोड़ दे, क्रूड हालांकि सपाट कह सकते हैं, बाकी सारे ही नॉन एग्री मार्केट लाल निशान में है। और सबसे ज़्यादा अगर गिरावट दिख रही है तो गोल्ड में, कॉपर में दिख रही है, और बाकी मेटल्स भी चौथाई से आधे फीसदी तक कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। चलिए, मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। 4 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, अनुज गुप्ता हैं कमोडिटी एक्सपर्ट, और आगे हमारे साथ राजेश रोकड़े भी होंगे, चेयरमैन हैं जीजेसी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनिंद बैनर्जी जी, आपसे शुरू करूंगा। गोल्ड में बताइए सर, आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? खरीदना चाहिए क्या? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। गोल्ड में अभी भी एक इंट्राडे जो प्राइस एक्शन है वो अभी भी वीक है, बट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन है, क्योंकि 3120 के आसपास अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं तो वहां से जो बाउंस हुआ है दैट इज अ काफी इम्पोर्टेंट एक लेवल से बाउंस हुआ है। एंड ओवरऑल जो करेक्शन था शायद वो कंप्लीट हो चुका है, बट टाइम करेक्शन बाकी है। तो इंट्रा डे में हो सकता है ये अभी 3210 के आसपास चल रहा है। तो 3180-90 के आसपास अगर आता है तो वहां पे लॉन्ग किया जा सकता है। मतलब एमसीएक्स में अगर मैं देखूं तो 92,200-300 के आसपास क्या यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 91,500। चांदी में बैनर्जी साहब, क्या लग रहा है आपको? चांदी भी और नीचे आ सकती है क्या? चांदी में एक ब्रॉड हॉरिजॉन्टल एक रेंज है, क्योंकि ट्रिगर उसको नहीं मिल रहा है। एक तरफ बेस मेटल्स वीक है बट इक्विटी मार्केट स्ट्रांग है। तो जो दो मेजर फैक्टर्स है वो एक पुल एंड पुश की तरह काम कर रहा है। और गोल्ड का जो ओवरऑल अभी रेंज है, जैसे मैंने बताया, रेंज बाउंड है, तो जिसके कारण चांदी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। और अभी फिलहाल ये 95,000 के आसपास है। ऑन द डाउन साइड 94,000, अप साइड में आपका 96,500, ऐसे रेंज में ही चलेगा। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज बेटर रहेगा। मतलब छोटा छोटा टारगेट्स है देन हैविंग सम लार्ज टारगेट्स। यानी बड़े लार्ज टारगेट की बजाय छोटे छोटे टारगेट के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये सलाह इनकी तरफ से आ रही है। अनुज जी, आपकी सलाह गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? विश्वनाथ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल एक रैली था, उसके बाद हमने इवनिंग में एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा, और मॉर्निंग में देखें तो अब नेगेटिव ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइस 94,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस किए हैं। $3260 रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया। फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील को लेकर हो या यूएस और चाइना को ट्रेड वॉर को लेकर हो, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड सिल्वर में यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखा जा सकता है। गोल्ड में करीबन 93,425 के आसपास बिकवाली करें, 93,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 92,450 तक देखने को मिल सकता है। और सिमिलर अगर हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ भी हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना के चल सकते हैं। 95,550 में बिकवाली करें, 96,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 94,700 तक देखा जा सकता है। आप बताइए केडिया जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर दोनों पर बताइएगा। नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार सर। देखिए, सोने और चांदी में जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा व्यू ये साल में अभी गिरावट का ही है। हालांकि जिस ढंग से हमने देखा कॉमेक्स में $3500 का लेवल छूने के बाद हमने नीचे में 3120 तक और डोमेस्टिक मार्केट में 90,890 का लो छुआ है, जो लगभग 9 से 10% का करेक्शन हाई से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा जिस ढंग से हर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डाउनग्रेडेशन का एक डर लगा रहता है, चाहे इंडिया और चाइना हो, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ हमने यूएस का जो डाउनग्रेडेशन देखा, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई और कल के सेशन में हमने प्राइसेस को 94,000 का लेवल छूते हुए देखा। एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जो अंडरटोन है वो अभी भी वीकनेस का है।
तो मेरा मानना है कि अगले 2-3 दिन मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 92,500 से लेकर 93,700 के बीच में ही रहेगा। आज डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा दबाव दिख रहा जरूर है, बट एक बाउंस की उम्मीद है। पहले मुझे लग रहा था कि 93,500 तक का लेवल मिल जाएगा, बट वहां पे भी प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे, इसलिए 93,200 पे बिकवाली करके चलिए सोने में। नीचे में 92,500 तक का टारगेट मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के चार्ट्स के हिसाब से कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन पॉजिटिव साइड अभी भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। $34 के ऊपर बिल्कुल जाग के होल्ड नहीं कर पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखें तो 98 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो चांदी में भी दबाव बन सकता है। 95,700 पे बेचेंगे, 96,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 94,500 तक का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए आज कोई बड़े डेटा पॉइंट नहीं होने की वजह से आज और कल 2 दिन मार्केट एक दायरे में रहेगा, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं रहेगा। आपको यूएस का जो इंटरवेन हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में, इसके ऊपर नजर रखिए, बिकॉज उम्मीद है कि मई मंथ में ही यहाँ पे कुछ बड़ा नया अपडेट आता हुआ दिखाई देगा जो सोने चांदी के लिए नेगेटिव रहेगा। अब तक जो डिमांड की गई है वो दोनों तरफ से थोड़ा सा एक फेस पे नहीं है, बट एक चीज बोल सकते हैं 3 साल में पहली बार फेस टू फेस ये सीज फायर पे बैठक हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। भाविक, आपकी राय गोल्ड सिल्वर पे? गुड मॉर्निंग विष्णु। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जैसे सबने बताया कि अच्छी ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि 94,200 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं सोने पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसके नीचे ही चल रहा है। और अगर फंडामेंटल्स भी देखें तो अभी फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है गोल्ड को तेजी देखने के लिए। कल हमने एक डाउनग्रेड देखा था, बट मार्केट ने वैसे भी श्रग ऑफ किया और आज के सेशन में अगर देखें तो वापस वीकनेस कंटिन्यू है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सोने में दबाव ही रहेगा, तो सेल एंड राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे 93,300 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 92,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 93,700 का। चांदी की बात करें तो चांदी भी 97 से 94,000 के बीच में ट्रेड कर रही है। डायरेक्शन कोई क्लियर है नहीं क्योंकि एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रही है, बट आज के दिन सोने में थोड़ी बिकवाली दिख रही है, तो मुझे लग रहा है चांदी में भी थोड़ी दिख सकती है। तो चांदी में भी सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे 95,500 पे शॉर्ट कर सकते हैं 94,700 के टारगेट के लिए, और 96,100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये खबर है गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या करना है, ये हमारे चारों एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिया। लेकिन एक खबर ये है ज्वेलरी डिमांड को लेकर है कि ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है। रिकॉर्ड से जो दाम 7% से ज़्यादा नीचे आए हैं, उस वजह से हाजिर बाज़ार में डिमांड बढ़ी है, ज्वेलरी स्टोर्स की रौनक लौट आई है। और अगर डिमांड की साइड से अगर बात करें तो 18 कैरेट जड़ाऊ और प्लेन ज्वेलरी की मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी दिखी है। साथ ही शादियों के लिए 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक की ज्वेलरी की भी डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकली है। हमारे साथ राजेश रोकड़े साहब हैं, चेयरमैन है जीजेसी के। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त दिया है। सर, ज्वेलरी स्टोर्स का क्या हाल है? क्या डिमांड में कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है? आपके मेंबर्स की तरफ से क्या रिपोर्ट आ रही है सर? विष्णुमोहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से ये न्यूज निकली है, लोगों ने देखी है कि गोल्ड में करीब 8 से 9% का करेक्शन आया है। आपने देखा होगा 22 अप्रैल को गोल्ड का रेट 99,350 कहीं कहीं तो 1 लाख क्रॉस कर चुका था विदाउट जीएसटी। विद जीएसटी 1,03,000 तक के चले गया था। और उसके बाद जिस तरीके से 8 से 9% का करेक्शन है गोल्ड में, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखता हूं तो $300 का करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, जो कि एक बड़ा करेक्शन है और ये एक्सपेक्टेड भी था। और ये मुझे लगता है अगर एक $50 से $100 का करेक्शन और भी आता है गोल्ड में तो और अच्छी खासी ग्राहकी बाहर निकलेगी। और लोगों को अभी ये सोना काफी सस्ता लगने लगा है। लोगों ने वो 1 लाख का दौर देखा, इस वजह से 93,000 और 22 कैरेट का अगर मैं देखता हूं तो 90,000 के भी नीचे गोल्ड के रेट आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 22 कैरेट की ज्वेलरी लोग पसंद करते हैं और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी हम लोग ने मिस नहीं करना चाहिए। और इस वजह से काफी शादी की ग्राहकी और जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोचते थे वो भी सोच रहे हैं कि ये गुड अपॉर्चुनिटी है जो गोल्ड ने दिया है। सर, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो लोअर कैरेट की जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले हम 22 में ज़्यादा देखते थे, अब 18-14 में भी छोटे शहरों में काफ़ी डिमांड है। और कई सारे एसोसिएशंस वगैरह की अब डिमांड निकल कर आ रही है कि 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में भी HUID की मांग है। आप जीजेसी की तरफ से क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, 22 कैरेट सबसे ज्यादा प्रचलन है और पसंद की जाती है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जैसे कि गोल्ड की कीमत बढ़ी है, इस वजह से 20 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट की धीरे धीरे डिमांड बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि
लोग एक पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली डायमंड ज्वेलरी पहले 18 कैरेट में ही बनती थी, लेकिन अभी वो 14 कैरेट में भी बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन देता है पॉकेट को। तो इस वजह से, और डायमंड की ज्वेलरी में हार्डनेस चाहिए रहती है, इस वजह से 14 कैरेट पसंद किया जाता था। हाँ, मैं मानता हूँ 9 कैरेट भी इंडस्ट्री की तरफ से कुछ लोगों ने डिमांड की है, लेकिन उसका उतना प्रचलन उतना अभी यूज नहीं है, क्योंकि गोल्ड इंडिया में सबसे ज्यादा अगर चलता है तो 22 कैरेट चलता है, उसमें कोई मतलब दूसरा कोई राय नहीं है। लेकिन अभी जेनजीज जो है, जो नए बच्चे हैं या नई पीढ़ी है, जो हमें 22 कैरेट से हटके उनको व्हाइट ज्वेलरी, रोडियम की आवाज ज्वेलरी, तो वो ज्यादा पसंद आती है। इस वजह से 14 और 18 की ज्वेलरी फिलहाल काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली है, जा रही है। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त दिया और क्या हाल है ज्वेलरी स्टोर्स का, इस पर आपने अपनी राय रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नॉन एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं, बात कर लेते हैं मेटल्स की। आज मेटल्स में देखें तो दबाव दिख रहा है। हालांकि खबर, एक पॉजिटिव खबर ये थी कि वहाँ पे की लेंडिंग रेट्स में चाइना में कटौती की गई है, लेकिन दूसरी तरफ से वहाँ की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अब जो रेडी टू मूव, जो घर तैयार होने के बाद ही जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो बेच सकते हैं, इस तरह के भी नियम लाने पर विचार हो रहा है। हालांकि ये चिंताजनक बात है मेटल कंपनियों के लिहाज से। आप बताइए केडिया जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है? क्या लग रहा है आगे? आज गिरावट दिख रही है, लेकिन इक्विटी मार्केट में पूरा सेक्टर काफ़ी चमक रहा है बेस मेटल्स का, लेकिन यहाँ पे बेस मेटल्स ये जो दाम है MCX पर सारे कमज़ोर दिख रहे हैं। अनम्यूट कीजिएगा केडिया जी। देखिए, अगर हम जिस ढंग से यूएस और चाइना का जो डील हुआ था उसके बाद एक अच्छा खासा जंप आया था, मैं इसको करेक्शन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जा रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमने काफी बड़ी रैली देखी थी। मुझे लगता है कॉपर है 850 तक का बेस बनना चाहिए, जिंक के अंदर 254, एल्यूमिनियम में काफी अच्छी रिकवरी आई थी 230 के ऊपर निकलने पे। अब वापस हम देख रहे हैं प्राइस 232 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली चाइना पूरे एफर्ट्स कर रहा है कि जिस ढंग से यूएस चाइना का जो डील हो चुका है उसके बाद भी इकोनॉमी को बूस्ट करे, बट पिछले 1-1.5 साल से हम देख पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो मार्केट एक दायरे में रहेगा। व्यू में जो पहले हम जो बता रहे थे कि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये तीनों कमोडिटी बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से अगर जंप मिलता है तो 856 पे कॉपर को बेचिए, 850 का टारगेट रहेगा, जिंक के अंदर भी 58 पे बेचिए, 54 तक का टारगेट रहेगा। बट ये बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से रहेगा। हो सकता है शाम के सेशन में हम वापस इसमें सपोर्ट आते हुए देखेंगे, तो मॉर्निंग सेशन में बेस मेटल में गिरावट रह सकती है। मॉर्निंग सेशन के लिए कॉल है, जो स्क्रीन पे कॉल दिख रहा है ना, सिर्फ मॉर्निंग सेशन के लिए है, इसे कैरी ना कीजिएगा, ये केडिया जी की तरफ से कहा गया है। आप बताइए भाविक, आपकी पसंद क्या है बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल में अगर टेक्निकली देखें तो जिंक जब तक 254 के ऊपर है तब तक एटलीस्ट पॉजिटिव है। 254 के नीचे ही मुझे लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है 252 से 250 का। तो आज के दिन जब तक 254 के ऊपर है तब तक मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा इंट्राडे पर्पज से। तो 255 एंड 50 पे बाय करके चल सकते हैं 259 के टारगेट के लिए, और 6 स्टॉप लॉस रहेगा 254 का। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? देखिए, हमारी टॉपिक में दो हैं, कॉपर और जिंक, दोनों में ही बिकवाली की सलाह है। कल भी हमने एक डाउन ट्रेंड दोनों में ही आते हुए देखा था। हमें लगता है कि अभी एक कंसोलिडेशन बेस मेटल में चल रहा है। जिस तरीके से चाइना में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लग रहा है कि कुछ जो मेटल इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा डैम्प हो सकता है, थोड़ी डिमांड वहां पे कम हो सकती है। तो तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा बिकवाली का ट्रेंड देखा जा सकता है। तो कॉपर में करीबन 857 के आसपास बिकवाली करें, 863 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 845 तक देखा जा सकता है। सिमिलरली जिंक ऑलरेडी एक बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी। जिंक में करीबन 255-50 के आसपास बिकवाली करें, 258 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 251 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जिंक और कॉपर दोनों ही हमें लगता है कि बिकवाली के साथ देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप आनंद बैनर्जी सर, आपकी राय? बेस मेटल्स में ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव है, क्योंकि मैं पहले भी बताया था जो यूएस और चाइना का ट्रेड सीज फायर है ये टेम्पररी है। दोनों में ट्रेड और इकोनॉमिक डिकपलिंग तैर है, और आने वाले दिनों में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बेस मेटल्स में आने वाला है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए देखूं तो कॉपर में हो सकता है आपका 846 847 तक आए, तो इसलिए सेल ऑन राइज किया जा सकता है कॉपर में। एल्यूमिनियम 230 और जिंक 250 तक भी आ सकता है। सो ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है, जो बैकड्रॉप है, वो काफी बेरिश है ऑन बेस मेटल्स।
तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और नीचे यहाँ पर भाव आ सकता है, 230 तक एल्युमिनियम, 250 तक जिंक भी आ सकता है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो क्रूड पर, नेचुरल गैस पे तो कॉल बताएंगे ही, मानसून की क्या ताज़ा रिपोर्ट है ये लेकर आएंगे कि कहाँ तक मानसून पहुँचा, चाल कैसी दिख रही है, कब तक पूरे देश को कवर करेगा, केरल में कब एंट्री होने वाली है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ स्काईमेट के सीनियर साइंटिस्ट जीपी शर्मा होंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब शुरुआत कर लेते हैं मानसून अपडेट की और हमारे साथ जीपी शर्मा हैं, सीनियर साइंटिस्ट है स्काईमेट से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर क्या अपडेट है सर, केरल में क्या इस हफ्ते मानसून की एंट्री हो जाएगी? जी, ऐसा परिस्थितियां बिल्कुल बाकायदा अनुकूल बनी हुई हैं। पहले तो जैसे नेशनल वेदर एजेंसी ने 27 तारीख को मानसून के आने की अनाउंसमेंट की थी, उसी के हिसाब से उससे पहले भी हो सकता है जो भी पैरामीटर्स होते हैं मानसून के, वो बाकायदा उससे पहले भी इन प्लेस होंगे। उनकी चाहे हम वेस्टर्लीज की बात करें, डेप्थ की बात करें, OLR की बात करें, जो भी 4 पैरामीटर हैं वो बिल्कुल 27 तारीख से पहले ही, मैं तो कह रहा हूँ 2-1 दिन और भी पहले लेके चलें तो बाकायदा ऐसी अनुकूल परिस्थितियां होंगी। तो कभी भी उस वक्त 2 दिन का समय होता है कि जब लगातार एक्टिविटी रहनी चाहिए, वो बिल्कुल होगी। चाहे 23-24 की बात करें, 23, 24, 25, 26 इन दिनों में केरल तट पर इतनी वर्षा जरूर होगी जो कि मानसून के जितने रिक्वायरमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको फुलफिल करेगा। अभी भी मानसून तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, करीब श्रीलंका के करीब सारे क्षेत्र उसने कवर कर लिए हैं। मालदीव, कोमोरिन रीजन उसके पास अच्छी स्थिति में है। तो कभी भी, इसलिए जैसा कि पहले क्या है 27 तारीख से उससे पहले संभावना जरूर रहेगी मानसून के केरल तट पर पहुंचने की। जी सर, आगे के प्रोग्रेस पर इसका क्या असर होगा? क्या आगे भी इसी रफ्तार से मानसून आगे बढ़ेगा कि अभी कहना जल्दबाजी है? देखिए, जो इनिशियल उसका एडवांसमेंट होगा, मानसून की प्रोग्रेस कभी भी जो स्टैंडर्ड या नॉर्मल लाइंस हम देखते हैं उसके हिसाब से तो कभी होती नहीं है, बहुत कम होती है। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जैसे तट के साथ साथ केरल के साथ साथ हो सकता है थोड़ा कर्नाटक के साथ भी पहुंच जाए, कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर डिप करता है वो, ताकि भीतरी भागों में तो मानसून को पहुंचने में समय लगेगा। चाहे आप कर्नाटक के भीतरी भाग कहें, मैं बात कर रहा हूं जैसे बेंगलोर जैसी जगहों की, बेंगलोर, हासन, चामराजनगर, ये मैसूर, मांड्या, इन क्षेत्रों में, और इसी तरह तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, चेन्नई से सटे क्षेत्रों में, केरल में ऑनसेट जरूर होगा, उस समय से पहले भी होगा, लेकिन भीतरी भागों में पहुंचने में उतना सक्रिय नहीं रहेगा मानसून। कारण सिर्फ ये है कि अरब सागर में कोंकण तट पर अभी भी एक सर्कुलेशन है जो कल तक शायद शाम तक एक लो प्रेशर बन जाना चाहिए, वो डिप्रेशन भी बनेगा। उसके बाद अरब सागर में जाके चाहे हमारे तट से थोड़ा दूर ही जाएगा, गुजरात के सौराष्ट्र के पास से होता होता चांसेस हैं, हो सकता है हल्का वो साइक्लोन भी बन जाए उसमें। तो ऐसे सिस्टम जब अरब सागर के सिस्टम होते हैं, मैं बहुत बार हर बार यही कहता हूँ, फायदा कम नुकसान ज्यादा करके जाते हैं। क्यों? कि फ्लो को पूरा बिगाड़ देते हैं। जो मॉनसून टिपिकल फ्लो होता है उसमें अड़ंगी डालते हैं, उसको खराब कर देते हैं, और रिस्टोर करने में फिर थोड़ा वक्त लग जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनिशियल ऑनसेट तो अच्छा हो जाएगा, प्रोग्रेस भी तट के साथ साथ, पश्चिमी घाट के साथ साथ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो उसके बाद भीतरी भाग है, कर्नाटक के भाग हैं, उससे सटा हुआ रायलसीमा क्षेत्र है, आगे वाला है, उसमें वो उतना सक्रिय रहने की संभावना नहीं है। हालांकि जैसे ही ऑनसेट यहाँ होगा, उत्तर पूर्व क्षेत्रों में भी या तो साइमल्टेनियसली या कुछ ही 1 आध दिन 2 दिन के बाद उन क्षेत्रों में भी मानसून समय से पहले आ जाएगा। जी सर, एक सवाल, देश के कई हिस्सों में ये प्री मानसून एक्टिविटीज काफी ज्यादा दिख रही है। बेंगलोर का हाल हम देख ही रहे हैं, मुंबई में आमतौर पे मई में बारिश नहीं होती थी, कई बार यहाँ पे भी छिटपुट बारिश हो रही है। सर किस वजह से हो रही है देश के ज्यादातर हिस्से में बारिश, और आगे क्या होगा?
देखिए बहुत ही थोड़ा, मैं तो कह रहा हूँ अनयूजुअल सा है प्री मानसून एक्टिविटी। मुंबई में बारिश नहीं होती है मई में ज़्यादा, गुजरात में कहाँ होती है बारिश, पूरे गुजरात में नहीं होती है, बैंगलोर में बहुत कम होती है। तो सभी क्षेत्रों में, बैंगलोर में तो फ्लड लाइक सिचुएशन जैसे इनंडेशन वगैरह उतनी भारी बारिश हुई है, और पिछले 3 दिन से लगातार, कल भी अच्छी बारिश हुई है, मॉडरेट शावर्स हुए हैं, कहीं-कहीं ज़्यादा भी हुए, आज भी होने की संभावना ज़रूर रहेगी। देखिए प्री मानसून एक्टिविटी जो है ये आपके जैसे मैंने कहा कि कुछ सिस्टम जो पश्चिमी तट पर जो सर्कुलेशन है वो भी एक्टिव था। इसी तरह बंगाल की खाड़ी में भी, आंध्र प्रदेश तट के दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी कहें तो वहां भी एक अच्छा सर्कुलेशन है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो दक्षिण भारत में प्री मानसून जो एक्टिविटी है वो सामान्य से काफी ज्यादा, पिछले 2 दिन में तो काफी कई स्थानों पर और काफी सारे स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। केरल तट से लेके उत्तर जो कर्नाटका है, तो कोस्टल कर्नाटका, मैंगलोर से आगे जाते हुए उन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा हुई है। उसका कारण दोनों तरफ, जो तट के दोनों तरफ बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर में भी कुछ ना कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, परिसंचरण जिसको कहते हैं, वो बने हुए हैं। उसके कारण ये एक्टिव प्री मानसून कंडीशन है दक्षिण भारत में। जी ओके, शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने, पूरा अपडेट दे दिया कि मानसून का हाल क्या है। आगे भी आपसे सर बातचीत होती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल पे बातचीत नहीं हो भाई तो वक्त कम है। अनुज जी फटाफट से सिर्फ कॉल बता दीजिए, टारगेट और एसएल। देखिए क्रूड में हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हम देख रहे हैं कि करीबन 5200 से लेकर 5400 के बीच भाव घूम रहे हैं, तो करीबन 5280 के आसपास खरीदारी करें, 5205 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5400 तक आ सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे क्रूड में देखने को मिल सकती है। ओके, आपकी राय ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या क्रूड एनजी में, केडिया जी? देखिए क्रूड में मुझे लगता है कि आप 5300 का कॉल लेके चल सकते हैं, 180 में 120 के स्टॉप लॉस से 280 का टारगेट रहेगा। एनजी में काफी बड़ी गिरावट के बाद ऑप्शन से एंट्री करना स्टार्ट कीजिए, 260 का कॉल लीजिए, 10 में 5 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 18 का टारगेट लगाएंगे। भाभी आपकी कॉल क्या है क्रूड पर? ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं आपको? जी मुझे लग रहा है कि थोड़ा गिरावट दिखेगी, तो 5300 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 190 के करीब, 230 के टारगेट के लिए, और 170 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल के जो ट्रेडर हैं उनको, क्या करना चाहिए आनंद बैनर्जी जी सर? कच्चे तेल में पुट लेके चल सकते हैं 5200 का पुट जो है, और क्योंकि मुझे 5150 तक लगता है ऑयल 1-2 दिन में, और नेचुरल गैस में भी एक्सपायरी तक हो सकता है आपका 245 तक ये आ जाए, तो 250 का जो पुट है उसको भी एक्सपायरी प्ले के हिसाब से लिया जा सकता है। ओके, स्पाइसेस में आज दायरे में कारोबार हो रहा है, बाकी सिर्फ टर्मरिक कमजोर है। पूरे स्पाइसेस पर आपकी राय केडिया जी? देखिए मुझे लगता है कि ये टेम्पररी एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा। हल्दी में भी एक रेंज बाउंड रहेगा, जीरे में और धनिये में भी, लेकिन साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा। जीरे की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट के बाद 21,100 पे लेके चलना चाहिए, 20,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 21,700 तक के टारगेट मिलेंगे। वहीं धनिये में भी 7,100 पे लेके चलिए, 7,000 का स्टॉप लॉस रखिए, बट ध्यान रखिए 7250 ये काफी क्रूशियल, अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो एक नई रैली स्टार्ट कर सकता है। लास्ट अगर हम हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी बार में 15 के करीब जाती है बट सस्टेन नहीं कर पा रही है, बट 14,300 के करीब लेके चलिए, 14,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 14,700 800 तक निकल जाइए, दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये चाल है मसालों की। शुक्रिया केडिया जी आपका, आनंद बैनर्जी जी आपका, भाविक सर आपका, और साथ ही अनुज जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे और एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगे। बाजार को देखें तो 100 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दिन के निचले स्तरों पे निफ्टी बैंक में 325 अंकों की गिरावट है। क्या कुछ हो रहा है वायदा बाजार में, लौटते हैं ब्रेक के बाद जल्द और आपको पूरा हाल बताएंगे। क्या आपको पता है आपकी कमाई